नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, ऐसे तो हम सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, और बहुत संपन्नता थी ऐसा कहते हैं। लेकिन देखा ये गया है अक्सर कि वो संपन्न था केवल मंदिरों में थी या फिर राजा महाराजाओं के अंदर। तो राजा महाराजा और मंदिर वो तो संपन्न थे, लेकिन आम आदमी जो था वो, और खास तौर से किसान और जो गरीब शूद्र जाति मतलब जो वर्ण के लोग थे, उनका तो कोई इतिहास है ही नहीं। और न उनके पास कोई संपन्नता थी, बल्कि उनको तो रोटी खाने के पैसे भी मतलब व्यवस्था भी नहीं होती थी, अनाज की व्यवस्था भी नहीं होती थी। हालांकि किसान बहुत अच्छी खेती भी करता था, और हम उस समय, जिस समय हम सोने की चिड़िया थे, उस समय किसान मतलब किसानी ही हमारा मुख्य धंधा था। लेकिन फिर भी किसान जब अच्छी खेती करता था और खेत लहलहाते थे, और जब काटने का टाइम आता था, उसी समय जो है वो जमींदार या राजा के ये लोग जो भी हो, वो उसको फसल को काट कूट के ले जाते थे। तो उनके पास कुछ नहीं बचता था, कर्ज से काम चलाना पड़ता था। और कर्ज फिर देने के अंदर, चुकाने के अंदर ब्याज पे ब्याज लगा करके इस तरह से बनाया जाता था वो, कि वो सारी जमीन ही उनकी हड़प ली जाती थी। तो ऐसी स्थिति में आज हम बात करेंगे कि भारत की गरीबी की अर्थव्यवस्था, और आज जो हम जिस स्थिति पर पहुंचे हैं। हालांकि आज भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 80 करोड़ लोगों को सरकार खुद कह रही है कि हम राशन देते हैं तब उनका पेट भरता है। तो अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती आज भी। केवल 220 225 अरबपति जो हैं, उन्हीं की सरकार चल रही है, उन्हीं के लिए काम हो रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो विकास के काम आज हम कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वो सिर्फ 10% लोगों के लिए विकास हो रहा है। और 10% के बाहर जो 90% लोग हैं, वो अपना जीवन बड़ी मुफलिसी में ही बिता रहे हैं। उसके कई कारण हैं। आज हम डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से बात करेंगे। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता का मैंने आपको पहले भी परिचय दिया। आपने कई संस्थानों में मतलब काम कर चुके हैं। विदेश का भी आपका एक्सपीरियंस है, और भारत का तो है ही। भारत के सरकारी विभागों के साथ काम करने का भी आपका एक्सपीरियंस है। और सामाजिक कामों में आपका जुड़ाव काफी रहा है। आप गांवों में भी काफी रहे हैं, और गांवों से ही अपना करियर भी शुरू किया है। पेशे से डॉक्टर गुप्ता मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन उनका काम ज्यादातर सामाजिक लोगों के साथ, समाज के साथ, समाज के वर्ग, दूसरे वंचित वर्गों के साथ ज्यादा रहा है। तो डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपने सुना ही होगा, जो मैंने अभी कहा है कि गरीबी का अर्थशास्त्र है हमारा, और इतिहास भी है, और आज भी हम उसी को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो आप बताएं कि हमारे इस गरीबी के इतिहास में क्या, कैसे हम फंसे हुए हैं, और कैसे इससे निकल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिम्मत सेठ साहब कि आपने पुनः मुझे निमंत्रित किया आपसे बातचीत करने के लिए। और आपने जो विषय चुना है वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से इस पे चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए। और पूरे आ, मेरे को लगता है कि पूरे देश में इस पे आज हमको चिंता और चर्चा करके कोई समाधान ढूंढने चाहिए। तो आपने मुझे कहा कि ये जो हमारे यहाँ पर गरीबी है भारत में, उस गरीबी और गरीबी का क्या संदर्भ है, क्या इतिहास है, उसके बारे में मैं कुछ बात करूं। तो वैसे मैं तो कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, पर चूंकि मेरा अनुभव है गांव में काम करने का, शहर में भी, अब छोटे शहर में रहने का भी और थोड़ा बड़े शहर में भी रहने का, तो उस आधार पर मैं एक बात
आपको पहले हम इसका जो मूल बात है उसके ऊपर हम चर्चा कर लें कि गरीबी से हमारा तात्पर्य क्या है। और गरीब अगर कोई है तो इसका मतलब है कोई अमीर भी होगा तभी कोई गरीब है, क्योंकि गरीब और अमीर एक तुलनात्मक शब्द है कि अगर गरीब है तो कोई अमीर भी होंगे। अब स्थिति हमारे देश की आज जो मौजूदा है वो ये है कि हमने हमारे सरकार ने भी एक गरीबी की रेखा बना रखी है। और उस गरीबी की रेखा के अनुसार उन्होंने काफी बड़ी संख्या में इस देश के 80 करोड़, तो जैसे आपने बताया है, जिनको प्रति माह 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं निःशुल्क दिया जा रहा है। तो वो निःशुल्क देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? निःशुल्क देने की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है क्योंकि उनके पास इतना साधन नहीं है, इस तरह का सामर्थ्य नहीं है जिससे कि वो स्वयं अपने जो भूख मिटाना है या पेट भरना है वो कर सके। तो जो सामर्थ्यहीन है, मतलब जिसको कि इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के कल्याण कार्यक्रम ये बोलो या सहायता कार्यक्रम बोलो, उनकी आवश्यकता पड़े, तो वो तो निश्चित रूप से गरीब कहलाएगा ही कहलाएगा। कि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो जो कुछ भी काम कर रहा है उससे उसको इतनी आमदनी हो रही है जिससे कि उसको उसका जीवन यापन एक डिग्निफाइड तरीके से वो कर सके। अब मुख्य बात यह है कि जब हम कहते हैं कि भाई डिग्निफाइड तरीके से हर एक का जीवन यापन, मतलब उसकी जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं उन सब की पूर्ति हो। और मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन है, आवास है, कपड़े हैं, बीमार पड़ने पे स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता है, बच्चों के लिए शिक्षा है। तो ये सारी चीजें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति उनकी होनी चाहिए। और वो सामाजिक रूप से एक स्वच्छंद और एक खुशहाल जीवन जी सके। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने सन 1948 के अंदर स्वास्थ्य की एक परिभाषा बनाई थी। और वो परिभाषा ये है कि जो स्वास्थ्य है उसका अर्थ ये नहीं है कि केवल बीमारी या कोई अपंगता है वो खत्म हो गई है और मर गई है, बल्कि स्वास्थ्य का अर्थ है कि उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक खुशहाली बनी रहे और निरंतर बनी रहे। केवल बीमारी का नहीं होना या अपंगता का नहीं होना का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति या वो परिवार स्वस्थ है। तो उस परिभाषा के आधार पे हम देखें तो भारत में तो हम बड़ी संख्या में ये पाएंगे कि अभी भी बहुत परिवार, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जिनको जो स्वस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं। और इसको तुलनात्मक रूप से भी देख सकते हैं। तुलनात्मक रूप से इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे आपने भी कहा कि यहाँ पर शायद एक बहुत सीमित संख्या है जो जिनके पास सारे संसाधन है, सामर्थ्य है और वो बहुत ही आनंददायी लंबा जीवन जिए। तो आर्थिक विपन्नता जब हम बात कर रहे हैं, गरीबी की बात कर रहे हैं, तो गरीबी से हमारा जो स्वास्थ्य के परिभाषा के अनुसार तो है ही। तो स्वस्थ रहने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता, भोजन, आवास, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन का साधन, आपकी जो भी आध्यात्मिक जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति, ये जो सारी चीजें, मानसिक रूप से आप बिल्कुल सही और सुदृढ़, ये सब के लिए हमको संसाधन की आवश्यकता है। चाहे वो किसी भी मतलब सब तरह के संसाधन की आवश्यकता है। और वो ज्यादातर जितने भी संसाधन जिनकी आवश्यकता है वो सारे भौतिक संसाधन है। वो कोई गैर भौतिक संसाधन नहीं, मेटाफिजिकल वो संसाधन नहीं है, सब भौतिक संसाधन है। जैसे अगर हमको भोजन चाहिए तो उसके लिए हम खाद्यान्न पूरा उपलब्ध होना चाहिए। खाद्यान्न भी केवल इतना ही उपलब्ध नहीं होना चाहिए कि एक प्रकार का खाद्यान्न जो अभी हमारे कार्यक्रमों में उपलब्ध कराया जा रहा है, केवल गेहूं उससे काम चल जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। खाद्यान्न का मतलब है कि संतुष्ट और भरपेट भोजन निरंतर आपको प्राप्त पौष्टिक होता भोजन है। चाहिए।
पौष्टिक भोजन जिसको कहते हैं। तो संतुलित भोजन का मतलब ये है कि आपको अन्न भी मिल रहा है, दाल भी मिल रही है, सब्जी भी मिल रही है, दूध भी मिल रहा है, दही भी मिल रहा है, फल भी मिल रहे हैं, तेल भी मिल रहा है, घी भी मिल रहा है, मसाले भी मिल रहे हैं। अगर आप निरामिष खाना खाते हैं तो आपको अंडे भी मिल रहे हैं, और आपको निरामिष आहार भी मिल रहा है, मछली भी मिल रही है, सब चीजें मिल रही हैं। अगर और नियमित रूप से मिल रही है, निरंतर मिल रही है। अगर ये उपलब्ध नहीं हो रहा है आपको संतुलित भोजन, तो आप स्वस्थ की श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे और आप गरीब की श्रेणी में ही गिने जाएंगे। इसी प्रकार से शिक्षा है, इसी प्रकार से स्वास्थ्य, पर भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवन जीने के लिए चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो या कोई अन्य जानवर हो या कोई कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो एक कोशीय अमीबा हो, कोई भी हो, सबके लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि भोजन के बिना आपका शरीर चल नहीं सकता। उसको ऊर्जा की आवश्यकता है और उसको उन चीजों की आवश्यकता है जो आपके शरीर को जो आपके शरीर के तंतुओं को कमजोर करती है। तो ये आपकी निरंतर आवश्यकता है। और अन्य जीव और मनुष्य में ये फर्क है कि मनुष्य अपना जो भी भोजन है और अन्य चीज जिनकी उनकी आवश्यकता है, जिससे वो अपना जीवन सुरक्षित और आनंदमय रख सकता है और लंबा जीवन जी सकता है, वो सारी की सारी चीजें बनाने की क्षमता रखता है। मनुष्य एक ऐसे हैं जो मकानों में रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, और अन्य चीजें अपने सुख सुविधा के लिए बनाते हैं और बना रहे हैं, निरंतर बना रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और बनाते ही जा रहे हैं। और आज आप देख ही रहे हैं कि जो संपन्नता जितनी थी आज से 50 साल पहले या 75 साल पहले, उससे कहीं ज्यादा संपन्नता अभी है। आप जानते हैं कि जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय पूरे देश की जो आबादी थी वो 40 करोड़ से भी कम, वो अब बढ़कर 148 करोड़ के आसपास पहुंच। तो कोई 108 करोड़ से भी ज्यादा लोग बढ़ गए हैं संख्या। तो बढ़े क्यों? बढ़ने का मुख्य कारण जो है वो यही कारण है कि जन्म तो हो ही रहे हैं बड़ी संख्या में, और अब तो जन्म भी कम होने लग गए हैं, काफी कम बच्चे हो गए हैं। पर पहले तो बहुत बड़ी संख्या में हो रहे थे, पर उससे भी ज्यादा तेज गति से जो जल्दी आयु में बच्चे मरते थे या कम आयु में लोग मर जाते थे, उसमें बहुत घटा, बहुत उसमें कमी आई। तो मृत्यु में कमी आई और बच्चे आपके हो ही रहे हैं और लंबा जीवन जी रहे हैं। उस समय जब देश आजाद हुआ था, तब हमारे यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा थी वो भी लगभग 40 के आसपास ही थी, बल्कि और 40 से कम ही थी, 38-39 के आसपास ही थी। वो जीवन प्रत्याशा बढ़ के 71-72 वर्ष हो गई है। पर अगर आप ये जीवन प्रत्याशा की फिर तुलना करें, तो तुलना में आप पाएंगे कि अभी भी हम जो दुनिया की, जिनको हम विकसित राष्ट्र बोलते हैं, जिनकी इकोनॉमी $13,000 प्रति व्यक्ति से अधिक है, वहां की जीवन प्रत्याशा तो 85, 82, 83, 87 थी। तो अभी भी उनसे 17 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल हमारी जीवन प्रत्याशा कम है। और वो जीवन प्रत्याशा कम इसीलिए है क्योंकि आर्थिक जो स्थिति है वो अभी भी ठीक नहीं है। जब हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि हमारे पास वो भौतिक संसाधन जिनसे हम हमारे जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं और लंबा जीवन जी सकते हैं, उनकी कमी। और उनकी कमी भारत में क्यों है, उसका भी मुख्य कारण ये है, जैसा आपने कहा कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया था और विश्व में जो व्यापार होता था उसमें हमारा जो हिस्सा था वो लगभग 1/4 के आसपास होता था। और तो उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण यही था कि ये उस समय की बात है जब भारत का जो हिस्सा 25% के आसपास था, 1/4 था। तब दुनिया के अंदर एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु थी जिसका उत्पादन होता था, उसी के माध्यम से इसको मापा जाता था, और वो थी खेती, एग्रीकल्चर। तो खेती जब तक एकमात्र था
व्यापार का साधन और जीवन के लिए वही महत्वपूर्ण। तो उस समय भारत, चूंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात सभी तरह के मौसम होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेन एरियाज हैं, पानी की उपलब्धता यहाँ पर काफी थी। तो यहाँ पर खेती बहुत आसानी से और बड़े पैमाने पे पनपी और बढ़ी, और मसालों के उत्पादन काफी यहाँ पर हुए। तो दुनिया के अन्य देश जहाँ आबादियां थी उन सबको इन सब की आवश्यकता पड़ती थी। तो हर एक देश ये चाहता था कि भारत के साथ वो व्यापार करे, और खासतौर से जो यहाँ का जो कृषि उत्पाद है, और उसमें भी जो मसालों के उत्पाद हैं या कपास का उत्पाद है, उन सारे उत्पादों को यहाँ से वो अपने यहाँ पर ले जाए। पर जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आने लगी, तो औद्योगिक क्रांति जब आने लगी तो उसमें भारत कुछ ज्यादा कर नहीं पाया, और कुछ उस दिशा में वो नहीं हुआ। वो शायद इसलिए भी नहीं हुआ होगा क्योंकि यहाँ कृषि उत्पादन ठीक ठाक हो रहा था, और उस कृषि उत्पादन के कारण एक स्तर की अ, तुलनात्मक संपन्नता थी अन्य देशों के तुलना में। तो उस तरफ ज्यादा कुछ किसी ने विशेष प्रयास भी नहीं किए। और यही एक कारण था कि क्योंकि हम लोग जो भौतिक संसाधन कृषि के अतिरिक्त जो थे, या उनमें हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े, और यही कारण था कि हमारे देश के ऊपर बाहर के लोगों ने आके आक्रमण किए और यहाँ हमको उनके अधीन कर लिया। वो किस लिए अधीन कर पाया? क्योंकि उन्होंने इस तरह के औजार, इस तरह के हथियार उन्होंने विकसित कर लिए थे, जिन हथियारों के बलबूते पे वो, जिन्होंने हथियार उस तरह के विकसित नहीं किए थे, उन पर आधिपत्य कर सकते थे। और यही एक कारण था कि हम निरंतर बहुत लंबे समय तक, 700 वर्षों तक किसी न किसी अन्य विदेशी शक्तियों और विदेशी राष्ट्रों के अधीन रहे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप देखिए कि जब किसी भी समय पे जब अंग्रेजों का शासन रहा यहाँ पर, तो 5,000 से ज्यादा कभी भी अंग्रेज वहां से यहाँ नहीं आए। पर उसके बावजूद भी उन्होंने 25, 30, 40, 50 करोड़ की जो आबादी वाला देश था उस पर पूरा नियंत्रण रखा, और वो सब केवल हथियारों के कारण, हथियार और अन्य जो भौतिक उपकरण थे जिनका तो आ, अब वो भौतिक उपकरण का और हथियारों का जो उन्होंने विकास कर लिया, बना लिए, उसके पीछे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर एक इस तरह की संस्कृति रही, जो संस्कृति निरंतर प्रश्न कर रही थी कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। जैसे उदाहरण के रूप में, जब जेम्स वाट ने ये देखा कि स्टोव पे किसी चीज पे जब पानी गर्म हो रहा है, और जब वो पानी उबलने लगा तो उस पे जो ढक्कन था वो उछल के एकदम बाहर आ गया, तो उसको अंदाज हुआ कि ये तो जैसे ही पानी गर्म होके उससे भाप बनती है तो उसमें एक अलग तरह की शक्ति आ जाती है। और वही फिर धीरे धीरे उन्होंने भाप का इंजन बना दिया। न्यूटन है, उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम है वो सारे के सारे यही देख के बना दिए कि भाई पेड़ से सेब नीचे क्यों गिर रहा है, जबकि सब पहले भी देख रहे थे। पानी में का भी यही था कि पानी पहले भी उबल रहा था, और ऊपर से आ, ऊपर जो प्लेट थी वो गिर रही थी। पर इस तरह की जो चीजें, जो लोग, वहां के लोगों में जो जिज्ञासा थी कि जानने की कि ये सब चीजें क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, वो बहुत ज्यादा थी। और चूंकि वो बहुत ज्यादा थी, इस कारण से वहां पर ये जो औद्योगिक क्रांति और भौतिक वस्तुएं अधिक से अधिक और नए नए आविष्कारों के साथ और नए नए खोज के साथ वो बनने, जो चीजें भारत के लिए भारत में बिल्कुल नहीं बनी, और लंबे समय तक नहीं बनी। और अभी भी हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमको अधिकतर जो भी हमारे जो इंडस्ट्रियल गुड्स है, जो भी हमारे औद्योगिक उत्पाद हैं, उनके लिए हमको बाहर के देशों पे निर्भर रहना पड़ता है। आज भी हम चीन से करीबन 110 अरब डॉलर का
आयात करते हैं। उसके विपरीत हमारा जो निर्यात है चीन को, वो तो नगण्य होगा मेरे हिसाब से। हर अधिकतर जगह पे यही है। और बल्कि थोड़ा बहुत जो निर्यात हम कर रहे हैं दूसरे देशों में, उसमें भी हम संपूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि हम जो कर रहे हैं वो स्वयं हमने विकसित किया है, बल्कि हमने कहीं से उसको जाना है, समझा है, फिर हम उसको अपने यहाँ विकसित कर रहे हैं और फिर शायद उसको हम आगे भेज रहे हैं। तो ये जो आर्थिक जो कमी और विपन्नता है, उसका एक मूल कारण ये भी है कि हम औद्योगिक क्षेत्र में अपने आप को आगे अभी भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और पहले तो हमने बिल्कुल भी अपने आप को नहीं बढ़ाया है। और वो जो हमारे अंदर एक जो वैज्ञानिक सोच आना चाहिए, एक वैज्ञानिकता का प्रभाव आना चाहिए, वो वैज्ञानिकता का प्रभाव हमारे यहाँ पर अभी भी बढ़ नहीं रहा है, बल्कि कम होता जा रहा है। और आप ये देखिए कि हमारी जो जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल क्लास मानते हैं, इंटेलिजेंसिया मानते हैं, वो इंटेलिजेंसिया जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, वो ग्रुप भी इस तरह की परिस्थितियों में है कि वो अपनी जो क्षमता है, उसकी जो योग्यता है, उसका जो कौशल है, उसका कहीं सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। परिस्थितियां उनके सामने बाधक हैं, या स्वयं वो इस चीज के लिए बहुत प्रेरित नहीं हो रहे हैं। एक और बात जो मैं इसमें यहाँ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी जो संस्कृति रही है, हमारा तौर तरीका रहा है, उसमें हमने सुरक्षा की और एक एक बहुत ही सैड पैटर्न में लाइफ जीने का एक तरीका अपनाया है बहुत ज्यादा। तो हमारे यहाँ पर अभी रिस्क लेने की, मतलब एक नया चीज करने की, नए चीज में जो रिस्क होती है उसके लिए जिस तरह की भावना होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक आप नई रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, तब तक आप कोई नई चीज का निर्माण नहीं कर सकते। मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि जब कई टीके जो होते हैं, बीमारी के टीके जो हैं, तो बीमारी के टीके जब लोगों ने इजाद किए, तो बीमारी के टीके इजाद किए, तो वो टीकों को पहले परीक्षण करना होता है कि ये टीका बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। तो परीक्षण के लिए उनको अ, वो ह्यूमन वॉलेंटियर अंग्रेजी में बोलते हैं, हम हिंदी में बोलेंगे तो यही कि मतलब उनको मनुष्य चाहिए थे जिनके ऊपर वो परीक्षण कर सके। और ऐसे मनुष्य चाहिए जो स्वस्थ हैं, हेल्दी हेल्दी हैं, उन पे ही परीक्षण करना। तो नहीं मिले। तो कई साइंटिस्ट ऐसे हैं, उन्होंने स्वयं अपने ऊपर उसका परीक्षण किया, या अपने बच्चों पे परीक्षण किया, मतलब उन्होंने स्वयं रिस्क ली। तो जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे नया करने के लिए, और नया करने में बहुत बार फेल भी होंगे, पर फेल होंगे उससे नई ज्ञान हमको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि हम फेल होने के बाद वापस उसी स्थिति में आएंगे, एक नए स्थिति में हम पहुंचेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अब ये चीज हमने की और इससे फेल। तो वो जो एक रिस्क लेने की जो बात है, वो नहीं है हमारे यहाँ पर। जो हमारा मध्यम वर्गीय है, या चाहे और अन्य वर्ग हैं, वो सब बहुत ही एक जो पारंपरिक तरीका है, बस उसी में रहना चाहते हैं। वो नया कंजर्वेटिव। नवाचार की और उनका, और नवाचार के लिए जो रिस्क की आवश्यकता है, वो रिस्क नहीं है। तो ये, और पारंपरिकता निरंतर बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। इसमें जी। दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हमारी शिक्षा का जो पैटर्न है वो बिल्कुल गड़बड़ है। वो हमको इसके जी। लिए प्रोत्साहित ही नहीं करता है। और प्रश्न पूछने तक की अब मनाही हो गई है करीब करीब, कि आप प्रश्न भी स्कूल में कॉलेज में भी प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो फिर आपके में अंदर जिज्ञासा कहाँ से जगेगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम शोध पे बिल्कुल खर्च नहीं कर रहे, रिसर्च पे। रिसर्च पे इतना कम खर्च है हमारा कि नई रिसर्च कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर आप कोई रिस्क लेना भी चाहे और वो रिसर्च करना चाहे, तो उसके पास साधन नहीं है उसके पास। तो ये दो बड़े कारण हैं कि जिसकी वजह से हम ये रिस्क लेना या नई चीज पैदा करना या उत्पादन नया कुछ बना देना, वो संभव नहीं हो रहा है। मैं ये जान समझता हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रश्न प्रश्न पूछना और अपनी जिज्ञासा प्रदर्शित करना, उसके लिए कोई भी किसी भी तरह का प्रोत्साहन नहीं हो रहा है। और आपने सही कहा कि बल्कि प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ तो एक बात, बड़ों के सामने बोलना नहीं है, बड़ों के
बस केवल उनकी बात सुनना है, जो वो कह रहे हैं वही सही मानना है। तो बच्चा जो है वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो एक पारंपरिक व्यवस्था में ही बना रहता है, उसके बाहर वो निकल ही नहीं पाता है। और शोध में भी जैसा आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि शोध के लिए ना तो हमारे पास उपलब्ध धनराशि है, ना उस तरह का हमारे यहाँ पे संस्कृति बन पा रही है कि शोध ज्यादा से ज्यादा किया जाए। और शोध में देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पूरी संभावना ये है कि आप सफल नहीं हो, आप असफल हो। तो दुनिया के जो बढ़िया जो देश हैं जहां पर शोध अधिक होते हैं, वहां पर अगर कोई व्यक्ति शोध में असफल हो जाता है तो भी उसका उत्साहवर्धन किया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। उसको कभी भी हतोत्साहित नहीं किया जाता इस बात के लिए कि अरे भाई आपने इतना पैसा लगा दिया है या आपने ये इतना सब कुछ किया, क्या पाया। ऐसा कोई नहीं बोलता वहां कि क्या पाया। वो तो बल्कि ये और बोलते हैं कि अरे आपने इतनी मेहनत करी, इतना ये स्थिति में आपने ये सब किया और इससे हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो वो एक जो संस्कृति है जिसमें कि असफलता को परमानेंट असफलता ना मान के एक आगे का कदम माने, वो एक जो भावना होनी चाहिए, एक जो उस तरह का वातावरण यहाँ बनना चाहिए, वो वातावरण अभी भी नहीं बनता। जब कोविड हुआ था तब मैं बहुत सारे वैज्ञानिक जो इस टीका बनाने के काम कर रहे थे, उनके कई वेबिनार्स मैंने अटेंड किया और उनकी सबकी व्यथा एक ही थी कि इस देश के अंदर यहाँ पर कभी भी हम जो वैक्सीन बनाते हैं और उसमें अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारी तरफ इस तरह से देखा जाता है कि अरे इनको तो कुछ आता नहीं। उसके विपरीत दूसरे देशों में जो लोग बनाते हैं उनमें बहुत लोग फेल होते हैं, पर उनको कभी भी इस बात के लिए रोका नहीं जाता कि वह आगे आप मत करो, बल्कि और आगे बढ़ो और अब अगला कदम बढ़ाओ, अब अगली आपकी योजना क्या है। क्योंकि आपने जो अभी किया है वो भी काफी कुछ है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं। तो अब ये कंक्लूड भी करें एक डॉक्टर। एक बड़ी कारण है। और हाँ, तो इस सब को बदलने के लिए एक तो हम जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि हमारे यहाँ पर एक तो वातावरण नहीं है, दूसरा हमारा जो जिस तरह का सामाजिक ताना बाना है या ढांचा है या वर्ग है, वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण भी इसमें बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है। और जिस तरह की व्यवस्था है उस व्यवस्था के कारण भी ये सारी चीजें व्यवस्थित नहीं हो पा रही है अभी भी। हमारे यहाँ पर जो एक मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मजेदार, कि दुनिया के जैसे अमेरिका ले लो, इंग्लैंड ले लो, या जो भी विकसित राष्ट्र है उनको ले लो, तो वहां पर जो पढ़ाई का सिस्टम है वो ये है कि जब आप स्कूल शिक्षा में हैं तो सारी स्कूली शिक्षा वहां पर सरकारी है, वहां पर प्राइवेट नहीं है। मतलब जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, आप जिस इलाके में रह रहे हैं आपके बच्चे को मोहल्ला वहां स्कूल है जो वहाँ तो। स्कूल है उस इलाके। मोहल्ला हाँ, स्कूल तो है, सब वहीं बच्चे को वहीं उसी पढ़ना पड़ेगा। वहीं पढ़ना पड़ेगा। आप कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते। हम्म। तो वहां सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं और इलाके के जो स्कूल है उसी में पढ़ते हैं। और जब स्कूल की पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने जाते हैं तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे जो दुनिया की जो जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे आप हार्वर्ड लो, एमआईटी लो, स्टैनफोर्ड लो, येल लो, डॉर्टमाउथ लो, कोलंबिया लो, ऑक्सफोर्ड लो, कोई भी आप बड़ी हो, ये सारी की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ एकदम उल्टा है। हमारे यहाँ पर बच्चे ज्यादातर अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने लग गए हैं, और जब प्राइवेट स्कूलों से वो स्कूलिंग खत्म करते हैं तो फिर सरकारी इंस्टीट्यूट आईआईएम में जाने की कोशिश करेंगे, आईआईटी में जाने की कोशिश करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब जो हमारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो हायर एजुकेशन के, वो सारे सरकारी हैं, और वहां पे जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं वो सब प्राइवेट। अब उन प्राइवेट में ये रहता है जो कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में टैलेंटेड ही जा सकते हैं, क्योंकि उनको फिर स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, लोन भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। और यहाँ बिल्कुल उसका उलट है। तो जब तक ये परिस्थिति नहीं बदले कि जब तक समान स्कूल व्यवस्था की, मोहल्ले के स्कूल में जैसा आपने कहा, जब तक बच्चे को पढ़ाने की सुविधा नहीं उपलब्ध होगी और सबके बच्चे उसी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, और उसके बाद
हायर एजुकेशन के लिए, चाहे वो सरकारी में जाए प्राइवेट में जाए, परिस्थिति बदलने की संभावना बहुत कम है। और इसी के कारण से आप पढ़ाई की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही खतरनाक रूप से गिरती जा रही है, बनस्पति है कि वो बेहतर होती जा रही है। क्योंकि हमारे जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में और विषय में, उन्हीं में ही बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है, जो कि पूरी चीजों को वैज्ञानिक और जिज्ञासा के प्रति लोगों बच्चों को प्रेरित करे, इसका बिल्कुल विपरीत दिशा में प्रेरित करे। तो स्थिति तो है, पर इसको निश्चित रूप से बदलने की आवश्यकता है अगर हमको भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 में बन रहे हैं ना सर विकसित राष्ट्र। दो हाँ, हजार तो उसके सैतालीस लिए में जो विकसित आर्थिक राष्ट्र बन व्यवस्था रहे है। हैं और अभी भी हम हाँ, तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था हैं। ये विरोधाभास है आपकी बातचीत का। नहीं, हम तीसरी चौथी व्यवस्था नहीं है, आप छठी व्यवस्था है, क्योंकि भारत वो रुपए का अवमूल्यन हो गया है। नहीं वो तो सर, तो वो तो आप कह रहे हैं, ये तो अरुण कुमार जी तो कह रहे हैं सातवीं आठवीं अर्थव्यवस्था है, हम छठी भी नहीं है। हाँ, संभावना है। हाँ। तो वो तो बड़ा हाँ, इकोनॉमिस्ट क्योंकि देखिए, जेएनयू के रहे हाँ, होंगे। क्योंकि हाँ, तो देखिए, एक ही एक मात्र मापदंड है जिसको आप और मैं दोनों सत्यापित कर सकते हैं। बाकी सब चीजें हमको आंकड़ों से ही प्राप्त होती हैं, और वो सत्यापन ये है कि आज डॉलर के विरुद्ध, या यूरो के विरुद्ध, या ब्रिटिश पाउंड के विरुद्ध, या थाई बात के विरुद्ध, या येन के विरुद्ध रुपए की कीमत बढ़ रही है कि बहुत गिर दूर जा रही है। रहे हैं, तो श्रीलंका वो, के विरुद्ध देख लो ना। हाँ, तो और मतलब उसके अलावा तो कोई हमको सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े दे, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े दे, वो सब हम सत्यापित नहीं कर सकते, पर ये एक ऐसी चीज है जिसको हम स्वयं सत्यापित कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमको निश्चित रूप से इन सब चीजों के प्रति हर व्यक्ति को सजग होने की आवश्यकता भी है, और इसको बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से करके उसके लिए एक वातावरण बनाने की भी आवश्यकता है। जब तक हम इस तरह का वातावरण निर्मित नहीं करेंगे, हमारी स्थिति यही बनी रहेगी। और हमको एक, जिसको हम कह सकते हैं कि कल्चरल रेनेसेंस लाने की आवश्यकता है, एक सांस्कृतिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें काफी कुछ बदलने की आवश्यकता है। अगर वो बदलेगा नहीं तो परिस्थितियां हमारी निरंतर ऐसी चुनौतीपूर्ण बनी रहेंगी। कहने को हम कुछ भी कहते रहे, पर जमीनी हकीकत तो नहीं बदलेगी, बिल्कुल निश्चित सही रूप बात, से। आपकी बात धन्यवाद। बिल्कुल सही है। और आपने जो बातें बताई वो बहुत गौर करने वाली है, समझने वाली है, और उन पे निश्चित रूप से चिंतन और चिंता करने की जरूरत है। और जब तक ये नहीं करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी का या जो भविष्य है उसका कोई भविष्य नहीं है निश्चित रूप से। लेकिन अभी समस्या ये है डॉक्टर साहब की, जो विषमता है वो इतनी बढ़ती जा रही है और उसको रोकने का भी कोई प्रयास नहीं हो रहा है। और जब तक वो नहीं होगा तब तक बाकी सब चीजें जो है हम कह रहे हैं वो कहीं पे भी फलीभूत होती नजर नहीं आती है। अब इसके लिए क्या किया जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसको हम बाद में अब किसी और दिन इसको बातचीत करेंगे। आज इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे दर्शकों को एक नई हकीकत से सामना करवाया। और जो भी इस वीडियो को देखेंगे निश्चित रूप से ये बात महसूस करेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारी सामाजिक संरचना में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। और वो जब तक नहीं होगा तब तक हम ये फोरी फोरी चीजें भली करते रहो, कहीं से भी ले आए कुछ स्क्रू ड्राइवर से बना करके बेच दिया, स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू कस करके और कह दिया हम इतना निर्यात कर रहे हैं। वो निर्यात नहीं है। तो और वो हमारा उत्पाद नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं आपसे मतलब सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये कैसा लगा, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें।
और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, अपने मित्रों और परिजनों को भेजें, और इसका जितना ज्यादा विस्तार हो सके वो करें। क्योंकि ये जो विषय हैं जिन पे हम बातचीत करते हैं वो संजीदा विषय हैं, लोगों के जीवन से जुड़े हुए विषय हैं, और देश की तरक्की के विषय हैं। इसलिए हमारा ये एक बार फिर निवेदन है कि इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वही हमें एक उत्साह भी देता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू डॉक्टर साहब।